मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक फुल हाउस जब किसी ऑथर के लिए होता है तो ये इस तरीके को प्रोजेक्ट करता है कि वो ऑथर कितना ही लव्ड और कितना ज़्यादा रेड अबाउट है। तो आज वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ हैं अजय जी। जोरदार तालियां हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन की पहल है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है आईटीसी राजपुताना और ये वी केयर के साथ एसोसिएशन में यहाँ जयपुर में किया जाता है। श्री सीमेंट इसके CSR इनिशिएटिव के भागीदार हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के ऑथर अजय जी के लिए। अजय जी से बातचीत करने आए हैं जोधपुर से हमारी एहसास वुमेन प्रीति मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। फिल्म समीक्षा और पत्रकारिता के परिचित नाम अजय ब्रह्मात्मज ने लोकप्रिय सिनेमा पर पिछले 3 दशकों से लिखा है। मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाओं में फिल्म कवरेज को उन्होंने खास पहचान दी है। वे इस समय के चर्चित और पठित फिल्म लेखक और टिप्पणीकार हैं। लोकप्रिय फिल्मों से परहेज न करते हुए उन्होंने उसे हिंदी समाज के लिए एक दर्शक के तौर पर देखने समझने के साथ उन पर लिखा भी है और बोला भी है। फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ आम पाठकों के लिए लिखा है। अपने अंतरंग और विस्तृत इंटरव्यू के जरिए उन्होंने फिल्मी हस्तियों के संघर्ष और उपलब्धियों को सही संदर्भों के साथ पेश किया है। उनकी विशेष रुचि आज़ादी के पहले की फिल्में हैं। वे आज़ादी के पहले की हिंदी फिल्मों के 3 निर्माण केंद्रों कोलकाता, लाहौर और मुंबई के योगदान पर शोध भी कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपका बहुत ही पॉपुलर चैनल है सिनेमा हॉल। हिंदी फिल्मों से संबंधित विचार विमर्श में भाग लेने के साथ वे अनेक फिल्म फेस्टिवल के जूरी के भी सदस्य रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका कलम जयपुर में आज यहाँ। एंड ओवर टू यू प्रीति जी। 40 मिनट की बातचीत होगी, आप लोग बैठिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर तैयार रखिए। थैंक यू अपरा। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। कलम जयपुर में आपका बहुत स्वागत है। समय व्यर्थ ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगी शुरुआत से ही। जी। आपका बचपन कहाँ बीता और आप लेखक कैसे बने? बचपन, सभी को नमस्कार पहले सबसे पहले। और जयपुर मेरा बहुत प्रिय शहर है। मैं यहाँ आता रहा हूँ, लगातार आता रहा हूँ पिछले 15-16 सालों से। तो आज मुझे अतिरिक्त खुशी मिल रही है और आप सभी के सामने बात करते हुए अपने बारे में, किताब के बारे में बताते हुए। बचपन मेरा जैसा कि एक आम मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों का होता है, मेरे पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो उनके साथ में जहाँ जहाँ उनकी बहाली होती रही उन शहरों में या कस्बों में मैं पढ़ता लिखता रहा। और बचपन मेरा उतना सुशील बच्चों वाला नहीं था। तो उसकी वजह से मुझे अलग अलग जगहों पर भेजा जाता रहा कि शायद मैं सुधर जाऊँ, शायद मैं पढ़ने लगूँ, शायद मेरा ध्यान पढ़ाई में लग जाए। तो ये कोशिशें चलती रहीं और मेरा भी प्रयोग चलता रहा कि कैसे मैं पढ़ाई से दूर रहूं। तो बिहार में ही रहा मुख्य रूप से। मैं बिहार के चंपारण जिले में रहा, सारण जिले में रहा, जो अब छपरा और अलग अलग वो हो गया है। और बहुत बाद में मैं अभी सुपौल जिला है वो, पहले सहरसा जिला था नेपाल के बॉर्डर पर, वहाँ रहा। और दरभंगा में ग्रेजुएशन किया मैंने। तो इस तरीके से बचपन बीता है मेरा। जी जी। तो आपको लेखक बनने का प्रोत्साहन कहें या विचार कहें कैसे हुआ? ऐसा नहीं कह सकते, लिखने का शौक जरूर था। और मुझे याद है कि बचपन से क्योंकि मेरे पिता थोड़ी साहित्यिक रुचि के थे और शिक्षा विभाग में काम करते थे। और 3 पत्रिकाएं घर पे आती थी, दिनमान, सारिका और धर्मयुग।
और बाद में मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माधुरी आने लगी। तो शुरू में दिनमान, मुझे याद है कि दिनमान में एक जो मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े बड़े लोग होंगे उनको पता होगा कि दिनमान में मत सम्मत करके एक कॉलम चला करता था जिसमें वो सवाल पूछा करते थे और फिर लोग उन्हें जवाब देते थे पूरे देश के, और फिर उनमें से चिट्ठियाँ छाट करके जिनके जवाब सही लगते थे उनसे पंक्तियाँ 2 पंक्तियाँ ले करके वो डालते थे। तो मेरा ख्याल है प्रकाशित सबसे पहले मैं 72 में हुआ और वो एक लाइन मेरी छपी थी दिनमान में। बहुत बाद में मैं जब JNU पढ़ने आ गया था तब मैंने वो दिनमान खोजा और खोज के निकाला था और फिर से अपना नाम देखा था तो अच्छा लगा था और कह लें कि शुरुआत तो वहाँ से हो गई थी। लेकिन ग्रेजुएशन के दिनों में कुछ ऐसी संगत बनी। मेरे जीवन में 2 अमिताभ बच्चन रहे हैं। एक अमिताभ बच्चन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन 2 हैं। हाँ है बिल्कुल। तो दूसरे अमिताभ बच्चन मेरे मित्र हैं और ये भी सीनियर मित्र हैं। दूसरे अमिताभ बच्चन ग्रेजुएशन में मेरे साथ थे, वो हिंदी के पोएट हैं और हमनाम होने से जो उनकी तकलीफ हुई इसलिए उन्होंने अपना नाम अब अमिताभ कर लिया है, बच्चन ड्रॉप कर दिया है उन्होंने, लेकिन बचपन से ही उनका नाम भी अमिताभ बच्चन है। तो ग्रेजुएशन के दिनों में उनसे मेरी संगत हुई। मेरे टीचर जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिवाकर। तो दिवाकर जी मेरे गुरु थे और ये मोहन दास एक छात्र थे, वो अजय वर्मा एक छात्र थे, वो इन सभी की संगत ने मुझे कहने के रास्ते पर ला दिया और एक तरीके से हिंदी में हम कहने की नाथ दिया उन्होंने मुझे कि अब तुम सही रास्ते पे, यही रास्ता है तुम्हारा, इस पर चलना चाहिए तुम्हें। तो उनकी संगत और उनकी सोहबत का यह असर हुआ कि पढ़ाई में मन लगने लगा, पढ़ा भी, अच्छा छात्र साबित हुआ और यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, 3रे पोजीशन पे आया मैं। और फिर लगने लगा कि अब ये शहर छोटा है मेरे लिए, पूरा बिहार ही छोटा लगने लगा। तो फिर मैं दिल्ली आ गया 1980 में और फिर उसके बाद से जी हाँ, थोड़ा JNU कहते हुए थोड़ा सा अभी सोचना पड़ता है। तो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए तो इनमें से कोई आपके आदर्श लेखक थे या और कोई आदर्श लेखक जिनका स्टाइल आपने अपनाने की कोशिश करी हो या जिनको एमुलेट करना चाहा हो, इस तरह के कोई थे? नहीं, फाइनली आज मैं जहाँ हूँ, जिस विधा में काम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर मेरे लिए आदर्श जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और कह लें कि अपने ते कोशिश करके एक टेम्पलेट मैंने गढ़ने की कोशिश की है। बाद में कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया। मुझे खुशी होती है कि मेरे बहुत सारे शागिर्द या मुझे पढ़ के बहुत सारे लोग फिल्म लेखन में आए हैं और आज वे मुझसे ज़्यादा बेहतर लेखन कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको अपना आदर्श माना। इसलिए मैं पूछ रही थी कि किसी को आपने आदर्श माना? नहीं, फिल्म लेखन में करता हूँ तो फिल्म लेखन में मैं जिस तरीके का फिल्म लेखन करता हूँ उसमें आदर्श जैसा नहीं रहा है, लेकिन हाँ नेत्र सिंह रावत रहे हैं, ब्रजेश्वर मदान रहे फिल्मी लेखन में, और दूसरे लोग रहे हैं। मुझ पर दूसरों के लेखन से ज़्यादा विचारों का असर रहा है, पॉलिटिकल विचारों का असर रहा है, जिसकी वजह से मेरी राइटिंग में एक पॉलिटिक्स है। अगर आप गौर करेंगे, जो लोग गौर कर पाते हैं, तो लिखता मैं फिल्मों पे हूँ लेकिन वहाँ भी एक पॉलिटिक्स होती है, और वो पॉलिटिक्स ये होती है कि जो प्रगतिशील मूल्य हैं, जो उन्नत विचार हैं, जो समदर्शी विचार हैं, जो सभी के हित में हैं, इस तरह की बातें मेरे लेखन में भी है, मेरे देखने में भी है। और जब मैं किसी फिल्म का या पाठ का विश्लेषण करता हूँ तो वहाँ भी ये बातें नज़र आती हैं। ज़्यादातर लोगों को बातें इसलिए समझ में नहीं आती कि मैं वहाँ राजनीति 2 और 2 4 जैसी बातें नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन अगर गौर करें तो वहाँ दिखता है। और जिनको चुभना चाहिए, जहाँ चुभना चाहिए वहाँ चुभती है बात। इसलिए मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स सही जगह पे जाती है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों ने आपत्ति की है उस पर कि आप लिख रहे हैं फिल्मों पर तो पॉलिटिक्स की क्यों बात कर रहे हैं।
तो वो रीड कर लेते हैं, जिनको चुभना होता है उनको चुभ जाती है बात, और आम दर्शकों को चलो एक पाठ की तरह लेते हैं, लेकिन हाँ वो मेरे विचार जरूर जाते हैं उनके पास, जिससे हो सकता है कि उनके समझने की दृष्टि बनती हो। तो मैं तो अब ये कहने लगा हूँ कि फिल्मी जानकारी या फिल्मी पाठ या फिल्मी लेखन का मैं प्राथमिक विद्यालय का टीचर हूँ, और मैं प्राथमिक क ख ग सिखाता हूँ केवल, और उससे ज़्यादा नहीं। बाद में मेरे मुझसे पढ़ के, मेरा लिखा पढ़ के बहुत सारे लड़के आए और काफ़ी आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको देख के बहुत खुशी होती है। और लेकिन प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी टीचर ही होता है। आपको भी अपना प्राइमरी टीचर याद होगा, सभी को अपने प्राइमरी टीचर, चाहे वो मिस रही हो, रेनू मिस रही हो कि विजय सर रहे हों, सबको याद है। हाँ, तो ऐसा ही है। लेकिन फिल्म पत्रिका के पहले आप पॉलिटिकली लिख रहे थे, तो ये क्या आपने एज अ स्टूडेंट जब जेएनयू में थे तभी स्टार्ट कर लिया था लिखना? नहीं, मैं जेएनयू में मैं हिंदी में एमए कर रहा था, और अतिरिक्त कमाई के लिए, चूँकि जो वजीफ़ा वहाँ मिलता था वो उतना पर्याप्त नहीं होता था, और मेरे पिता रिटायर हो चुके थे तो वो घर से वो पैसे नहीं देते थे। उन्होंने कह दिया था कि 1 साल तक मैं आपको पढ़ाई का खर्च दिल्ली में दे सकता हूँ, उसके बाद आपको खुद देखना पड़ेगा। संयोग से मुझे वजीफ़ा मिल गया था, और अतिरिक्त उस ज़माने में 80-82 के समय 100 रुपये भी एक्स्ट्रा हो जाते थे तो बहुत हो जाता था। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रांसलेशन करता था, और लिटरेचर में ट्रांसलेशन करने के अलावा कुछ जो पत्र पत्रिकाओं के दूसरे अनुवाद के कार्य होते थे वो भी कर दिया करता था। तो इस तरीके से जैसे समकालीन भारतीय साहित्य है, साहित्य अकेडमी की मैगजीन या और भी दूसरी मैगजीन, और फिर मैं एक प्रकाशन संस्थान में भी जाके काम करता था, चिट्ठियाँ लिखने का, तो वहाँ भी लिटरेचर की चीज़ें रहती थी। तो इस तरीके से एक झुकाव बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। हाँ, फिर बाद में मेरी ज़िंदगी में एक हल्का सा वो ट्विस्ट आता है, वो ये कि मैं एक आम भारतीय की तरह, आम विद्यार्थी की तरह टीचर बनना चाहता था। एमए कर लिया था मैंने, एमफिल भी कर लिया था मैंने, पीएचडी कर रहा था मैं, लेकिन तब तक हालात कुछ ऐसे हो गए थे मेरे और टीचर के बीच में संबंधों को लेकर कि ये तय हो गया था कि मैं टीचर नहीं बन पाऊँगा। तो पीएचडी के मुझे जो गाइड दिए गए वो हमारे सेंटर के सबसे वर्स्ट टीचर थी, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था। तो इस तरीके से चीज़ें चली, वो पॉलिटिक्स जो होती है विश्वविद्यालयों में वो चल रहा था। तो अंदाज़ा लग गया था कि आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी अगर आप पीएचडी कर भी लेते हैं तो। और तभी किसी मित्र ने मेरे कहा कि एक नौकरी है, चीन में जाना चाहोगे तुम? तो चूँकि मैं लेफ्ट ओरिएंटेड था, छात्र संघ में सक्रिय था, कहीं ना कहीं वाम विचारों का भी था, और तब चीन हमारा ऐसा दुश्मन नहीं था जैसा आज है। तो चला गया था 1 साल के लिए, लेकिन वो देश इतना अच्छा लगा कि मैं 6 साल रह गया वहाँ पे, बीवी और बेटी को यहाँ छोड़ के। वो लोग नहीं आए थे, मुझे ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने ज्वाइन किया था कुछ समय के लिए, लेकिन उनको सूट नहीं कर रहा था तो वो वापस चली गई। सूट नहीं कर रहा था, इससे भी ज़्यादा कहना जरूरी है आप सब की पत्नी मेरी मुझ पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वहाँ रहने में उनको हाउसवाइफ बन के रहना था केवल। इसलिए वो भारत लौट आई कि वो अपनी नौकरी करेंगी और अपना काम करेंगी, और ये अपने आप में उनका बहुत बड़ा फैसला था। और मुझे लगता है कि और उस समय के लिए तो आज से 30-35 ईयर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि इसमें मेरी माँ ने उनका पूरा सहयोग दिया, जबकि मैं नहीं था यहाँ पे। और हम लोग का प्रेम विवाह था, और पता नहीं बाकी लोगों को जिम्मेदारी महसूस होती हो, मैंने आज तक परिवार की जिम्मेदारी नहीं महसूस की कि मेरी कोई जिम्मेदारी, अगर मेरी शादी हो गई है तो पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, ये एहसास ही कभी नहीं हुआ। उन्होंने होने भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने भी नहीं होने दिया, मेरे अंदर भी एहसास नहीं था, क्योंकि मैं जब चीन जा रहा था तो मुझे बिल्कुल रत्ती पर भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं पहुंची कि मैं चला जाऊंगा तो पत्नी कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, क्या करेंगे। ये कहीं मेरी पढ़ाई लिखाई, कहीं मेरे विचार, कहीं वो सारी चीज़ें काम करते कि इस तरह की सोच ही नहीं आई दिमाग में। शायद वो जिम्मेदारी का एहसास होता है या
जो कि झूठी जिम्मेदारी है, आप कुछ नहीं करते हैं। बकवास है कि हम पति हैं, हम तुमको देख लेंगे, हम संरक्षण देंगे, सब बकवास की बातें हैं, जो मैं पूरा यकीन करता हूँ। बल्कि मैं तो कुछ दिनों तक हाउस हस्बैंड खुद को कहता था। जब लौट के आया था भारत और मेरे पास कोई जॉब नहीं था और नहीं किया था मैंने जानबूझ करके, तो 8-9 साल मैं ऐसे ही घर पे रहता था और फ्रीलांसिंग करता था। तब लोग पूछते थे, या कहीं एक जगह प्रेस क्लब का फॉर्म भर रहा था मैं, तो पूछ रहा उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम, तो मैंने वाइफ लिख दिया था। बड़े चौंके थे कि अरे ऐसा भी होता है क्या। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मतलब नॉर्मल नहीं रही है। और मेरे मित्र को एक बहुत बड़ा राम है, मेरे पुराने मित्र हैं, 15-16 साल से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, और बहुत कुछ जानते हैं ये, और जो मैं नहीं बताना चाहूँगा वो भी जानते हैं। जी। तो अचानक आपने करियर चेंज इतना कैसे किया कि फिल्म पत्रकारिता में आ गए? जी, मैं आया था, जब वापस लौट के आया भारत 6 साल के बाद, ये हल्का फील हुआ कि नहीं, साथ में रहना चाहिए, चलना चाहिए भारत। और चूँकि चीन में लंबा रहना नहीं था, अकेले रहने का कोई मतलब नहीं था, तो लौट के आ गया। तो जैसा होता है, फ्रीलांसिंग कर रहा था मैं। फ्रीलांसिंग में मैं मुख्य रूप से पॉलिटिक्स, पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन, इन विषयों पर लिखता था मैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह एक एडिटर हुआ करते थे, बहुत मशहूर नवभारत टाइम्स के एडिटर थे, तो वहाँ मेरे लेख छपा करते थे। लेकिन सत्ता तब्दीली हुई, तब गोदी में अटल मीडिया नहीं कही जाती थी वो, लेकिन होता वही था। हाँ, तो आज जैसे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहते हैं, उस समय ऐसा नहीं कहते थे। लेकिन हमेशा ये होता है, जो सत्ता में रहता है, जो शासन में आता है, वो अपने हिसाब से संपादकों को बदलता है। तो वैसा कुछ है। और मेरा लेखन लेफ्ट टू द सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर रहा है, तो मेरे लेख छपने बंद हो गए, जैसा होता है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है इस बात की। ये जब हो गया तब बात आई कि मैं क्या लिखूँ, फिर लिखना तो है ही, फ्रीलांसिंग कर रहा था मैं। तो उन दिनों हिंदी में शायद इतने विविध विषयों पर बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। मतलब मैं पर्यावरण पर लिख रहा था, मैं नर्मदा आंदोलन पर लिख रहा था, मैं खाने पर लिख रहा था, व्यंजन पे, ईटिंग आउट लिखता था, फूड ट्रेडिशन पे लिखता था, टीवी पे लिखता था, फिल्मों पे लिखता था, और बाकी लोकल ट्रेन बंद हो गई है तो उस पर वो सब, और ट्रांसलेशन में खूब करता था। प्रोलिफिक ट्रांसलेटर था मैं, इसलिए कि उस समय की फिल्म मैगजीन थी फिल्म फेयर, अंग्रेजी और हिंदी में भी आती थी, और स्क्रीन वो भी अंग्रेजी से हिंदी में आती थी, और मैं दोनों पत्रिकाओं के ट्रांसलेशन करता था। दोनों मुझे भेजते थे, दोनों राइवल थे लेकिन दोनों मुझे भेजते थे ट्रांसलेशन के लिए। और इससे धीरे धीरे रुचि मेरी बढ़ती जा रही थी फिल्मों में। आमतौर पर हर भारतीय फिल्में पसंद करता है, तो मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन ये नहीं था कि मैं फिल्मों पे ही लिखने लगूंगा। लिख ही रहा था मैं, तब तक ये लिखना, जो बाकी चीज़ें लिख रहा था वो कम होता जा रहा था। उस समय मेरी ज़िंदगी में इरफान आए। इरफान से मेरी पहचान 91 की है। 91 से हम पहली बार मिले जब वो आज वाले इरफान नहीं थे। मतलब उस समय वो मुंबई आए थे और संघर्ष कर रहे थे और कुछ भी। तो इरफान और इनके, मेरे बहनोई इनके एक मित्र थे। बहनोई कहने मतलब मेरी फुफेरी बहन के हस्बैंड ईशान त्रिवेदी, जो खुद फिल्म मेकर हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं भी। तो उन दोनों ने ही कहा कि आप फिल्मों पर लेखन सीरियसली शुरू कीजिए, ज़्यादा लिखना शुरू कीजिए। और मैं बार बार दोहरा चुका हूँ इस बात को कि तब इरफान से मैंने कहा था कि यार सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। माफ़ करें, मतलब उस समय जैसा मैं सोचता था फिल्मों को लेकर के, फिल्म कलाकारों को लेकर के, बाद में अन्ना से मुलाकात हुई, उनके घर भी आना जाना हुआ, अच्छे प्रिय मित्र कह सकता हूँ मैं। लेकिन तब ये दिमाग में था कि एक कम IQ का एक एक्टर है जो आ रहा है फिल्मों में, जिसके पास सिर्फ शरीर है और इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो बगैर मिले हुए मेरी धारणा थी। तो खैर इरफान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। और फिर उन्होंने बासु भट्टाचार्य से मेरी मुलाकात करवाई और
एक आध टीवी के निर्देशक थे, उनसे मुलाकात, मेरे नैनी बन रही थी तब, सीरियल बन रहा था, तो मेरे नैनी के निर्देशक में नाम अभी स्लिप कर रहा है, तो उनसे मिलवाया। तो इस तरीके से मेरा धीरे 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 लेखन शुरू हुआ। उसके बाद तो मैं लिखने लगा, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी, ये मैंने तय किया हुआ था, फ्रीलांसिंग ही करता रहा मैं। 99 में जाकर के मैंने पहली जॉब की है, जिससे मेरी उम्र लगभग 40 साल थी, और उसके बाद से उस समय में फिल्मों को तो इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो आपके परिवार वालों को कोई मतलब किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि फिल्म पत्रकारिता क्यों करें, आपके पेरेंट्स या किसी ने? नहीं, परिवार वाले मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं दे पाए, क्योंकि वो सिर्फ वाइफ और हम, ये मेरे परिवार का थोड़ा सा फ्रिवलेस लगता था उस समय में। हाँ, फिल्म राइटिंग अपने आप में फ्रिवलेस राइटिंग है, लेकिन मेरे परिवार की तरफ से ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि परिवार की बात वैसे भी मैंने कभी नहीं मानी, तो यहाँ भी वो कहते भी तो नहीं मानता मैं, सो गए। और वही जॉब ऑप्शन था मेरे लिए, मैं कर भी क्या सकता था, अगर नहीं लिखता तो मैं बेकार हो जाता, कुछ नहीं रहता मेरे पास। तो मुझे नहीं लगता, पत्नी को भी ज्यादा क्या कोई शिकायत ही नहीं थी उनको कि क्या कर रहे हो तुम, जब तक तुम बिजी हो, सक्रिय हो और कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो ठीक है, तो तुम्हें जो पसंद है वो करो, और या तुम्हें जो विकल्प मिल रहा है वो करो, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, उनके पास चॉइसेस भी नहीं होते हैं, और जो हमें मिला रहता है हम उसी में से बेहतर का चुनाव करके कोशिश करते हैं कि हम अपना योगदान दे सकें, हम कुछ कर सकें। और जाहिर सी बात है कि काम करते हुए तो ये देखना ही चाहिए कि उस काम में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर काम करने का कोई मतलब नहीं, बेमन से तो काम नहीं ही होना चाहिए। और मेरा मन लग रहा था, मेरा मन लग रहा था, और फिर कौन नहीं मिलना चाहता फिल्म कलाकारों से। तो आपने वहाँ भी एक अपनी अलग पहचान बनाई, सभी लोगों को आपके सवालों के कारण, आपके संवाद के कारण याद रखने लगे, पहचानने लगे। तो नॉट कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या मैगजीन के आप हिस्सेदार हैं इसलिए, तो क्या ये आपके जो पुराना एक्सपीरियंस था एज अ जर्नलिस्ट ऑफ अदर जॉनर्स, तो उसकी वजह से क्या ऐसा हुआ आपका स्टाइल? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई, हालांकि जब मैं फिल्म जर्नलिज्म में आया तो मेरे जेएनयू के दोस्तों ने, जो स्कॉलर हो गए थे, जो टीचर हो गए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कई जगह हैं, तो उन लोगों का कहना था यार तुमको फिल्म जर्नलिज्म करनी ही थी तो फिर जेएनयू आने की क्या जरूरत थी। ये धारणा है फिल्म जर्नलिस्टों को लेकर के, और वैसे भी जो लोग मीडिया से हैं यहाँ पर उनको मालूम होगा, अगर किसी अखबार के दफ्तर में काम किया हो तो क्राइम रिपोर्टिंग और फिल्म रिपोर्टिंग ज्यादातर जो इंटर्न होता है उसी को दिया जाता है। नहीं जरूरी माना जाता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति को वहां रखा जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा जानकार को रखना चाहिए। जानकार मतलब पॉलिटिक्स, हाँ, जो पॉलिटिक्स करता है वही जर्नलिस्ट है, जो पॉलिटिक्स करता है वही वास्तव में पहचाना और समझा जाना जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि फिल्म जर्नलिज्म अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन वही है कि शुरू से फिल्म जर्नलिज्म के बारे में एक बात ये रही कि ये गैर जवाबदेह है, कोई सवाल करने नहीं आता। पॉलिटिक्स में आप किसी एमएलए एमपी किसी के खिलाफ कुछ लिख दें, कुछ सही जानकारी भी जो उसके विरोध में है लिख दें, तो कल को आपके पास आ जाएगा, वो आपसे कहेगा कि भाई एक पॉजिटिव स्टोरी कर दो कुछ। फिल्म और जर्नलिज्म का रिश्ता कुछ ऐसा है कि फिल्म वालों को घंटा परवाह नहीं रहती है कि आप क्या कर रहे हो, उनको अपनी फिल्मों से मतलब है, पैसों से मतलब है, वो अपना काम करते हैं, कर लेते हैं। हाँ, जब एकदम से जैसे अभी 2 साल पहले नेगेटिविटी एकदम आ जाती है तब शायद वो थोड़ा परेशान होते हैं। तो जब मैं फिल्म जर्नलिज्म में आया तो निश्चित रूप से, जैसे कि आप जानती हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैं फ्रीलांसिंग करता था, और तब सचमुच में कहा जाता था कि भाई हिंदी वालों को कौन पूछता है, हिंदी अखबारों की भी कोई वक़्त नहीं थी वहाँ पे। फिर भी मैं लगा हुआ था, और मैं बता सकता हूँ मुझे उस अपमान से कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ है सबको होता है। मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे मैंने वैनिटी वैन के आगे या मेकअप रूम के बाहर बैठ के इंतज़ार किया है टैलेंट का कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, और नहीं हुआ है। तो ऐसा भी दौर रहा है, और फिर ऐसा भी दौर आया है कि अगर मैं नहीं पहुँचा हूँ तो इंटरव्यू नहीं शुरू होगा।
कि अगर अजय नहीं आए तो वेट कर लेते हैं। वही बात है कि आप अपने समाज के कारण पहचाने जाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है भी कई बार बच्चे मुझसे आपने शायद गॉसिप से परे फिल्म जर्नलिज्म किया, व्हिच वाज द ट्रेंड कि सिर्फ गॉसिप ही ज्यादा होती थी फिल्म जर्नलिज्म में। जी 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 जी। गॉसिप तो आज भी चलता है, गॉसिप में तो हम सभी का इंटरेस्ट होता है। चुगलबाजी कौन नहीं चाहता है, मतलब, और हम उसको हिंदी में परनिंदा कहते हैं। तो परनिंदा में सबको सुख मिलता है, वो तो परम रस है। लेकिन लिखने में मैं एक जिम्मेदारी महसूस करता रहा शुरू से, क्योंकि जहाँ मेरे सामने 2-3 चुनौतियाँ थी। एक तो मैं दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, इन 2 अखबारों में काम किया मैंने। ये मोस्ट पॉपुलर अखबार है देश के, और इनके रीडर जो हैं वो रिक्शा चलाने वाला भी, तब मतलब अब तो रिक्शे भी कम हो गए, रिक्शा चलाने वाला कूली से ले करके, मतलब आधे पढ़े लिखे लोग, अर्ध शिक्षित से ले करके प्रोफेसर साहब तक है, टीचर तक है, समाज तक। तो मुझे एक ऐसी भाषा चुननी थी जो भाषा रिक्शे वाले को भी समझ में आए और पढ़े लिखे लोगों को न लगे कि क्या टपोरी भाषा लेके आ गया, आदि पुरुष का संवाद लिख रहा है, ऐसा न लगे लोगों को। तो एक वो संतुलन बिठाना, एक मैटर ऑफ सब्सटेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरूरी था, और उसमें मेहनत लगी थोड़ी सी उस भाषा तक पहुंचने में। और यही जो आप जानते हैं सही है कि गॉसिप में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मानना था कि सच्ची खबर भी अगर लिखी जाए तो गॉसिप से ज्यादा असरदार होती है, रुचि होती है लोगों की जानकारी। अगर हम बता दें, लोगों को मालूम नहीं है और हम बता दें कि आमिर की अगली फिल्म ये होने जा रही है, तो लोग जानना चाहेंगे। जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे चलता है, हमारे समय में ब्रेकिंग न्यूज़ था, हम तो खबरें भेजते थे, फिल्मों का पेज निश्चित होता था, हफ्ते में एक बार पेज छप के आता था। तो आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो उसको 10 दिन तक आप कैसे आपके पास रहेगी, ये देखना कमाल की बात होती थी। आज तो घंटे में सोशल मीडिया का ये इफेक्ट तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन आज भी लोग, इंसान ही एक तरह से जर्नलिस्ट बन गया है because of वो तो अच्छी बात हो गई है। मैं तो इसको बहुत डेमोक्रेटिक तरीका मानता हूँ, और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है और अच्छी बात है। लेकिन उसमें बस एक ही मेरी बात है कि आप में से या जो लोग भी इसको बाद में सुनेंगे या पढ़ेंगे, उनके लिए है कि अगर आप लिख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली लिखिए, 6 महीने भी लिखिए कम से कम। ये नहीं कि प्रतिक्रिया और समीक्षा में फर्क है। आप फिल्म देखिए, फिल्म देख रहे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, लोगों ने भी कह दिया। और दूसरा, आजकल एक तरीका मैं देख रहा हूँ कि जो लिख रहा होता है ना, वो दूसरे तमाम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा होता है। उसको कहना है कि उसका ये कहना होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात सत्य है, और आप जो कह रहे हैं ना, आपको फिल्म समझ में नहीं आई जो मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इस प्रमाद से बचना चाहिए। और अगर कोई लिखता है तो लिखे ना, साल भर लिखे, 2 साल लिखे, 3 साल लिखे। और नए लोग जब आते हैं तो मैं तो उनसे सभी से शुरू से कह रहा हूँ कि सबको ही पहले अपना एक ब्लॉग बनाओ। आज भी ब्लॉग बन सकता है। आप फेसबुक का कोई भरोसा नहीं, किसी दिन बंद हो जाएगा, किसी दिन आपका लिखा हुआ गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आपके पास एक ब्लॉग रहेगा, आपके पास एक नोटबुक हो, अपना एक फाइल बना करके सारी चीज़ें रखिए। मेरे साथ अच्छी बात हुई कि मेरे पास पिछले 25-30 सालों में मैंने जो भी लिखा है वो मेरे पास है। हाथ का लिखा हुआ पहले था, अब कंप्यूटर में है, और रिकॉर्डेड भी है, जो ऑडियो कैसेट है। तो आजकल जो ये किताब आई है या और भी किताबें आएंगी, तो मैं यही कर रहा हूँ। मैं बैठा बनिया हूँ अब, और इस कोठी का माल उस कोठी का। आपके पुराने अपने इतने वर्षों तक इंटरव्यूज किए, उन सबका कलेक्शन लगभग अराउंड 4000 है। तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब। मैं तो जिसको वही मैं मुहावरा कर रहा था कि बैठा बनिया क्या करेगा, इस कोठी का माल उस कोठी करेगा। तो जो लेख में थे और जो ऐसे थे, उसको मैं किताब बना करके आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, और इसमें मन लग रहा है। इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। इरफान खान पर लिखी गई अन्य पुस्तकों से यह पुस्तक अलग है क्योंकि यह उनकी जीवनी नहीं संस्मरण है। आपने यह स्टाइल क्यों चुना, और आपको इस पुस्तक को लिखने का विचार कब और कैसे आया? इस पुस्तक का विचार तो निश्चित रूप से
1 साल पहले आया कि ऐसी एक पुस्तक की जानी चाहिए। और वैसे उनके देहांत के बाद से ही कुछ लोग कहने लगे थे, क्योंकि ये बात तो जानते थे लोग कि क्लोज हैं। और इरफान ने जो एक चिट्ठी लिखी थी लंदन से अपनी बीमारी के बारे में, जो पूरे देश में छपा था, वो चिट्ठी मेरे पास ही आई थी। उन्होंने मुझे भी इसीलिए भेजी थी कि आप इसको मीडिया में दीजिएगा ताकि एक साथ सबको सही जानकारी मिल जाए मेरी बीमारी की। तो इससे भी लोग जानते थे। और ये तो पता ही था, मेरे लेख इंटरव्यू तो पढ़ते ही रहे थे लोग। तो देहांत के तुरंत बाद जैसा कि होता है, लोग लाभ उठाना चाहते हैं। किसी ने कहा भी कि भाई आप किताब कीजिए इस पर। तब थोड़ा आलसी हूँ कुछ मामलों में मैं, और कहीं ना कहीं एक नेचर मेरा बन गया कि लाभ मत उठाओ तुरंत किसी चीज़ का। लाभ उठाने से बचता हूँ मैं, पैसे कमाने से बचता हूँ मैं, अमीर नहीं होना चाहता हूँ मैं। तो ये सारे मेरे दुर्गुण कह लें, सद्गुण कह लें जो हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। भौतिकता टच नहीं करती है मुझे, तो उस वजह से भी रुका हुआ था कि तुरंत निकाल लूँगा तो बेस्टसेलर बन जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि 3 से 2 साल के बाद भी निकालूंगा तो भी बेस्टसेलर हो जाएगा। मैं इंटरव्यू करता रहा बगैर ये जाने हुए कि कभी किताब करूँगा इसका। इरफान का पहला इंटरव्यू जो इसमें है, जो बहुत लंबा इंटरव्यू है, वो हासिल के तुरंत बाद किया गया था। मेरा ख्याल है 2003 में वो दिल्ली में बैठ के हमने किया था उसको। उसके बाद भी लगातार फिल्में आती रही उनकी, मैं मिलता रहा या ऐसे भी मिलता रहा, तो मैं इंटरव्यू करता रहा। और जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ मेरे पास है। और मेरा एक ब्लॉग है, अगर आपको कभी भी कुछ फिल्मों पे पढ़ना लिखना जानना हो तो आप उस ब्लॉग पर जाएं और किसी भी फिल्मी हस्ती का नाम आप टाइप करेंगे तो आपको 5-10 लेख या आर्टिकल मिल ही जाएंगे वहाँ पे, जहाँ मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित है। उसका नाम है chawannii.blogspot.com। चवन्नी नाम मैंने रखा था उसका, तो लेकिन वो चैप है, शहरों का बासिंदा है, नया युवक है, इसलिए तो वहाँ वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मेरे एक सहयोगी संजय कुमार थे, मैं उनको याद करना चाहूँगा यहाँ पे। संजय कुमार ने सारी चीज़ें लैपटॉप में सुरक्षित हार्ड ड्राइव में करके रख दी थी। तो लगभग 250 GB का माल मेरे पास है, जो मैं अगले इस खजाने को मैं बार बार खोलता रहूँगा। कुछ एक जो होता है ना, अमीरी के बाद जब थोड़ी सी गरीबी आने लगती है तो लोग क्या करते हैं, जेवर बेचते हैं, कुछ और करते हैं, तो वही मैं जेवर बेच रहा हूँ जो बचा के सब लाभ लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि आपने उसको जीवनी के बदले संस्मरण। हाँ, वही मैं कह रहा था। तो वो इंटरव्यू सारे जो थे और कुछ एक लेख मेरे थे उनके बारे में। बिकॉज़ जनरली लोग बायोग्राफी लिखते थे। हाँ, बायोपिक नहीं लिखना चाहता, मैं बायोग्राफी इसलिए नहीं करना चाहता था कि मुझे अंदाजा है और लगभग पता चल गया था कि सुतपा इस काम को करना चाह रही हैं और सुतपा करेंगी देर से फिर। अभी वो उस दुख से बाहर नहीं आ पाई हैं अभी तक, क्योंकि वो बहुत ही करीब का मामला है और बहुत नज़दीक का मामला है, तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहता था मैं। और ये मेरे पास लेख थे। और मैं बताऊं कि किताब आने से पहले ये ई बुक में आया था। तो ई बुक में डिजिटल फॉर्मेट में आया था, जहाँ ये 2 किताबें थी। पहली किताब जो और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान है, जहाँ मेरा किया हुआ सब कुछ था, लेख हैं, रिव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर एक दूसरी मैंने किताब की थी इरफानियत नाम से, जिसमें मैंने उनके तमाम परिचितों का इंटरव्यू ने उनसे बातचीत करके या उनसे खुद लिखवा, जो लिख सकते थे उनसे लिखवा के संस्मरण लिए थे। वैसे 36 लोग हैं, तो उन 36 लोगों के संस्मरण हैं और बाकी में मेरे इंटरव्यू और लेख हैं। तो दोनों किताबें मिला दी हमने, प्रकाशक ने मेरे। मैं सरस्वती बुक्स को धन्यवाद दूंगा, आकाश महेश्वरी को, जिन्होंने ये हिम्मत किया। और वो उनकी पहली किताब है ये, उस प्रकाशक की, और वो अब राष्ट्रीय पहचान वाले प्रकाशक हो गए हैं इस किताब की वजह से। और ये किताब इस तरीके से आई, तो इसलिए जीवनी नहीं लिखी मैंने। जीवनी अभी तक मेरा ख्याल है असीम छाबड़ा ने लिखी है, एक उनकी अंग्रेजी में है। और अभी एक शुभ्रा गुप्ता की किताब आई है, जो फिर इंटरव्यूज़ हैं सारे फिल्मी हस्तियों के,
और एक अनूप सिंह की किताब है। मैं चाहूँगा जो लोग इरफान पर पढ़ना चाहते हैं वो अनूप सिंह की किताब ज़रूर पढ़ें। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ उस किताब को कि अनूप सिंह ने 2 फिल्में बनाई हैं इरफान के साथ, और उन दोनों फिल्मों के हवाले से उन्होंने इरफान के बारे में बातें की हैं। तो बहुत ही अंतरंग, बहुत ही आत्मिक और बहुत ही क्लोज कन्वर्सेशन है वो इरफान और अनूप सिंह के। तो यही सिलसिला रहा है, इसलिए कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन बन गई किताब। और इरफान मेरी ज़िंदगी में उस समय भी आए जब मैं दोराहे पे था कि मैं क्या करूं। इरफान मेरी ज़िंदगी में फिर से आए, नामौजूदगी की बात मौजूद है वो, और फिर से उन्होंने राह दिखाई और इस किताब ने मुझे प्रोत्साहित कर दिया। मैं लगातार किताबें करता रहूँगा। अब कुछ ऐसी बातें या किस्से इरफान के जी के बारे में जो हमने ना सुने हो या फिर इस पुस्तक में भी ना हो। आप तो इतने वर्षों तक उनसे साथ रहे। तो इरफान की रुचि साहित्य में थी बहुत ज़्यादा, और साहित्य पढ़ना पढ़ाना उनका शगल रहा। और लोग जब थोड़ा बहुत जानते होंगे लोग, उदय प्रकाश से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उदय प्रकाश एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं हिंदी के, और उनकी एक कहानी है तिरीच, जिस पर वे फिल्म भी बनाना चाहते थे, और विशाल भारद्वाज को लेकर गए थे वो उदय प्रकाश से मिलवाने के लिए कि आप ये कीजिए फिल्म और हम लोग करेंगे। संयोग ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया, लेकिन उदय प्रकाश और इनकी दोस्ती हुई थी। लाल घास पर नीले घोड़े एक बहुत मशहूर नाटक है जिसमें इरफान ने लेनिन की भूमिका निभाई थी। लेनिन सोवियत, हाँ। और तब लोगों ने कहा था लेनिन से तो तुम मिलते ही नहीं हो, लेनिन के पर्सनालिटी छोटे कद के लेनिन, वो चुग्गी दाढ़ी ऐसे वैसे। तो उस समय इरफान ने बहुत अच्छी बात तब के लोगों को जो उनके कंटेम्प्रेरी बताते हैं, क्या उन्होंने कहा था कि लेनिन काया में नहीं होता है, लेनिन यहाँ होता है। तो कोई भी किरदार यहाँ होता है, और ये इरफान की अदाकारी में, इरफान के फिल्मों में आप लगातार देखेंगे कि वो किसी और कलाकार की तरह कद काठी में परिवर्तन नहीं करते थे वो। हाँ, कि मोटे हो गए, पतले हो गए, कुछ और लंबे बाल कर लिए, जैसे हैं वैसे ही रहते थे। लेकिन आप कोई भी फिल्म, आप पीकू देख रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल वो ड्राइवर लग रहे हैं आपको। आप लाइफ इन ए मेट्रो देख रहे हैं तो फिर एक अलग किरदार दिख रहे हैं आपको। वैसे ही सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस देख रहे हैं तो बिल्कुल राजस्थानी, और या उनकी फिल्म जो जिससे वे मशहूर हुए, कौन सी थी जिसमें सोल्जर बने थे, वो वॉरियर देख रहे हैं तो योद्धा के तौर पे नजर आते हैं। जबकि उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं तो योद्धा नहीं लगता हूँ यार, मैं दुबला पतला आदमी हूँ। तो उस समय भी निर्देशक ने उनसे कहा था कि योद्धा शरीर से थोड़ी होता है, योद्धा तो दिमाग से होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं इरफान वाली ही बात थी, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे। तो ये एक बात जो थी वो है। दूसरा, मुझसे और तमाम उनके जो परिचित रहे होंगे, उनकी लाइफ से उनका कंसर्न रहता था। मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या मुझे कोई तकलीफ़ है, या मैं किसी परेशानी में हूँ, तो ये जैसे ही पता चले उन्हें तो उसके निदान की कोशिश करते थे अपने तक। जैसे कि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे शुगर की बीमारी 15 सालों से। जब इरफान को पता चला तो उन्होंने राजस्थान से ही एक लकड़ी का ग्लास होता है कोई, जो एक ही लकड़ी का बना होता है, वो राजस्थान से मंगवाया था मेरे लिए अपने घर से, यहाँ जहाँ उनका गांव है, और वो मुझे भेंट किया था कि आप इसका पानी पिएंगे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये सब थोड़ी कौन केयर करता है। हम लोग तमाम एक्टर से मिला करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं, टीवी पर देखते हैं, हमारी तमाम शिकायतें रहती हैं फिल्म कलाकारों से। शिकायतों की अपनी वजह हमारी होती हैं कि कुछ चीज़ें उनकी नहीं भाती हैं हमको, कुछ लगता है कि फ्रिवलेस है उनका लाइफ ही पूरा। लेकिन वास्तव में देखें तो हर कलाकार हम ही आपकी तरह बहुत सामान्य आदमी होता है घर में, परिवार में। इमेज बना दी जाती है, और हमारे दिमाग में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स मीडिया का हाथ है, बिकॉज आज आम आदमी को तो मीडिया से ही पता चल रहा है सर। जी नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए। रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद आपसे तो बातचीत होती नहीं है, लेकिन एक कलाकार को देखने के लिए
कभी फिल्म के बियॉन्ड जा करके उसको देखने की कोशिश करें, फिल्म से परे जा करके, या उसके चलती फिरती जिंदगी जो दिखाई पड़ रही है, या एयरपोर्ट लुक एयरपोर्ट लुक वाली बात आजकल बहुत ज़्यादा चलती है। हर कलाकार की तस्वीर छपती है कि एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं। मुझे याद है श्रीदेवी के देहांत के पहले एक इंटरव्यू में उनका कर रहा था, श्रीदेवी ने इस बात पर इतनी आपत्ति की थी कि कहा कि देखिए हम लोग पहले, मैं तो आम जिंदगी में जीन्स और टी शर्ट पहनती हूँ, तो पहले मैं चेन्नई जाती थी, घर बनवा रही थी मैं, तो मैं उठती थी चली जाती थी। अब ये एयरपोर्ट लुक जब से आया तब से बेटियां कहने लगी कि नहीं मम्मी ये वाली साड़ी पहन के जाना, वो वाली साड़ी पहन, तुम्हारी तस्वीर ली जाएगी। अब सोचो मेकअप करके साड़ी पहन के एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, और जेंट्स क्या करते हैं, जेंट्स ट्रैक पैंट डाले, टी शर्ट डाले, पहुंच जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो औरतों की, लड़कियों की परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं इस एयरपोर्ट लुक की वजह से, ये देखना समझना चाहिए थोड़ा सा। तो अब ये गॉसिप क्या है? गॉसिप ये है कि जनरली गॉसिप का थोड़े डीप एनालिसिस में जाए ना, तो गॉसिप बहुत ही हमारा परवर्जन है रीडर का और ऑडियंस का, या जो भी कह लें, और कहीं न कहीं उसमें सेक्सुअल वो रहता है, एक कोनोटेशन रहता है। वो हम ये जानना चाहते हैं कि ये लड़का इस लड़की से मिला तो फिर आगे क्या हुआ, दोनों का प्रेम हुआ। प्रेम अपने आप में इतना पाक साफ शुद्ध चीज है, लेकिन हमारी निगाह या हमारा ध्यान सिर्फ प्रेम तक नहीं रहता है, हम प्रेम के आगे जाना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा, दोनों एक साथ घर गए थे, क्या हुआ होगा, उस जानने की कोशिश में हम गॉसिप पढ़ते हैं। और क्योंकि पढ़ रहे हैं तो परोस रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि परोस, इसलिए मैंने बहुत एनालिसिस किया, इसका पता किया, मालूम किया। अब कुछ चीज़ें पत्रकारिता के अपने भेद होते हैं, कहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए, थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कभी आप रिसर्च करें, अपने तय आप लोग रिसर्च करें कि जो लोग गॉसिप लिख रहे हैं, नाम से भी आता है कुछ एक गॉसिप, राइटर अपना नाम भी लिखता है जो गॉसिप लिखने वाला। अब कम हो गया है, अब तो सारा प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन। आप उनकी ज़िंदगी में झांक के देखिए जो लोग गॉसिप लिखते हैं, जो राइटर हैं। हाँ, जो राइटर हैं, आज से 10 साल पहले, या देवयानी चौबल जैसे थी, एक ज़माने की बहुत मशहूर गॉसिप राइटर थी, या बाद में भी जो लोग रहे, आप जाएंगे और परखेंगे ना, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी तबाह है, पर्सनल लाइफ उनकी अच्छी नहीं है, और वैसे लोग ही ज़्यादा गॉसिप में रुचि लेते हैं। अपनी ज़िंदगी की कमियों को वो दूसरों की कमियों से ढकना या दबाना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, ये अलग थ्योरी है। चूँकि आप बाहर से पढ़ रहे होते हैं, आप तो सिर्फ गॉसिप पढ़ रहे होते हैं। आप गॉसिप, कोई अजय ब्रह्मात्मज लिख रहा है तो अजय ब्रह्मात्मज की लाइफ में तो आप जानते नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके अपने संबंध कैसे हैं परिवार में, उसकी शादी हुई है, उसकी कोई प्रेमिका है, उसकी कोई पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनसे उसके क्या रिलेशन है भी कि नहीं है, उसकी लाइफ में कोई प्रेम आया है भी कि नहीं आया। और ज़्यादातर मिडिल क्लास के लड़के लड़कियों की ज़िंदगी में प्रेम नहीं आ पाता है, तो उनको भी ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि जितने खुलेआम मिल रहे हैं, हम नहीं मिल पाते हैं, या पड़ोस के लड़के से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन आपका कहाँ निकलता है? आप पढ़ के निकल। और मैंने बड़े कहने का मतलब कि समाज के ऐसे लोगों को देखा है जो आमतौर पर खुलेआम कहते हैं कि यार फिल्म बहुत बकवास चीज़ होती है, फिल्म घटिया चीज़ होती है, फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब मेरी मुलाकात होती है, डिनर होता है, उसके बाद बैठते हैं, अच्छा वो कन्ना की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? अरे आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फिल्म बहुत बकवास चीज़ होती है, फिर कन्ना की लाइफ मैं जब पत्रकारिता करता था तब ऐश्वर्या के बारे में लोग पूछा करते थे कि ऐश्वर्या की लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब यही सच्चाई है समाज की कि हम गॉसिप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसमें रुचि होती है हमारी। तो थोड़ा सा पाठकों को सजग तो होना पड़ा। आप जैसा कह रही हैं कि पाठक चाहते हैं इसलिए लिखते भी हैं लेखक और ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लेखक हैं ऐसे जो नहीं लिखते हैं बावजूद जिसके लोग पढ़ते हैं उनको। I think we can now open it for yes, absolutely.
Let the questions be very very short because I know बहुत सारे हाथ. हाँ, ऑब्जर्वेशन न दें, सिर्फ सवाल करें और नाम बता दें अपना. सर मेरा नाम अनुभा कुरश्रेष्ठ है, मैं यहीं से जयपुर से हूँ. सर इरफान के बारे में जब पढ़ा तो पता चला उनके पिताजी जमींदार उससे थे और माँ भी टोंक के शाही हकीम परिवार से बिलोंग करती थी. तो इसका उनके जनरल या उस पर कुछ मतलब कुछ इम्पैक्ट था क्या? मतलब शाही परिवार जमींदार एंड इस सब से नहीं थे जरूर वो उस परिवार के, लेकिन जब इरफान जवान या बड़े हो रहे थे तब परिवार की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी. और सभी को पता है कि टायर रिपेयर करने का काम करते थे उनके फादर, तो इस तरीके के काम में आ गए थे वो लोग. और बाद में इरफान ने तो इलेक्ट्रिशियन के यहाँ भी काम किया है और खुद इलेक्ट्रिशियन भी थे इरफान. एसी ठीक कर सकते थे अगर वो इस पेशे में नहीं आए होते तो. और उनकी लाइफ में है ऐसा कि जब वो इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले रहे थे तो बॉम्बे गए थे और बॉम्बे में एक फिल्म एक्टर के घर का एसी ठीक किया था उन्होंने और बाद में उन्हें पता चला था कि वो घर राजेश खन्ना का था. तो लेकिन ये उनके मित्रों, उनके गुरु रवि चतुर्वेदी आज नहीं आ पाए, रवि चतुर्वेदी और उनके मित्रों का ही सहयोग कह लें और समर्थन कह लें कि वो इस तरीके की आम जिंदगी से निकल करके एनएसडी जा सके और फिर जो प्रगति की उन्होंने, जहाँ जिस ऊंचाई तक पहुंचे वो सभी जानते हैं. जी दो छोटी छोटी बातें आपसे जी. एक तो जो आपका पहला प्यार और जो बहुत गाढ़ा होता है पहला प्यार, जिसका रेफरेंस आपने बार बार दिया वामपंथ के प्रति और अंत में आपने कहा धनवान भी नहीं होना चाहते, वो भी शायद वही रहे. उसके अब क्या हाल है क्योंकि अब दौर बिल्कुल बदल गया है. और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े रहे, आप अच्छे कोई कहना नहीं मानते थे वहां से लेके और MA MPhil. अच्छा आपने MA MPhil PhD नहीं की, नहीं तो आप मेरी तरह प्रोफेसर होते और रिटायर होते और सभा में इस तरफ होते. जब आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो मुझे लगता है मुख्य धारा से कहीं इतर होने पर ही कुछ सृजनात्मकता आती है. तो आप बिलीव करते हैं इस बात? देखिए वाम में तो मेरा आज भी विश्वास है और वाम पंथ का जो हाल है देश में वो सभी जानते हैं कि जिस स्थिति में है वो, और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है. और पूरी दुनिया में जिस तरीके से जब वे सत्ता से जुड़े और कह लें कि शासक के तौर पर या प्रशासन चलाने में वे असफल रहे, एक चीन को छोड़ के, चीन में अलग किस्म का समाजवाद है या कम्युनिज्म है. मैं वहाँ 5 साल रह चुका हूँ, इसलिए अगर मैं कुछ भी कहूँ तो उनके समर्थन में या उनके फेवर में जाता दिखे तो इससे ऐसा मत लगाइएगा कि मैं उनका जासूस हूँ यहाँ पे. चूँकि मैं रह चुका हूँ वहाँ पे और मैं जानता हूँ उनको जिस तरीके से उस समाज ने. मैं आपको बताऊँ चीन के बारे में छोटी सी बात बताता हूँ. मैं जब पहुँचा था 86 में तो 70% चीनियों के पास अपना टॉयलेट नहीं था. 70% चीनियों के पास चौल जैसे घरों में रहते थे वो तमाम चीन. और कम्युनिटी टॉयलेट होते थे, कम्युनिटी बाथरूम होते थे, नहाने के टिकट मिलते थे उनको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन. वो चीन था. आज वो चीन कहाँ है आप देखें. तो इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए हमें कि कैसे किया उन्होंने. पॉपुलेशन हमसे कम नहीं है, हाँ, आबादी का कहना तो अब भले ही हम बढ़ गए हैं, हाँ, उनसे आगे निकल गए हम इस मामले में कम से कम, हाँ, बाकी मामलों में भले भी. तो ये चीज़ें हैं. तो वाम एक विचार के तौर पर तो मैम रहेगा, आज भी है. और हम जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, हम जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, हम जो समाज में एकता एकात्मता चाहते हैं, वो सब लोग वाम ही हैं. अब वाम कहें न कहें, अब मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, अब कभी था मैं, लेकिन मेरे सोच में है. और सोच में नहीं, मेरे जीवन में है पूरा. आप मेरे जीवन को करीब से देखें, जो लोग जानते हैं मुझे वो पाते हैं कि मैं दूसरों से भिन्न इसलिए हूँ कि मैं वामपंथी हूँ. जी ऐसा मुझे लगता है. आपने कहा कि आपका फिल्म लेखन प्राइमरी सेक्शन को बिलोंग करता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी नम्रता है, क्योंकि आपने एक बात और कही कि मेरे लेखन में एक पॉलिटिक्स भी है.
तो आपका लेखन सीधा सपाट तो नहीं है, फिल्मी लेखन, ऐसा मेरा एहसास है। हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बात। दूसरी बात, इरफान से मुझे मिलने का मौका मिला था जयपुर में ही, दुलू मियाँ जी के यहाँ लंच पे। इत्तेफाक से हम वहाँ थे उस समय और इरफान को इनवाइट किया था उन्होंने, तो कहीं इरफान जी आ गए, आप मिलोगे तो लंच कर लो हमारे साथ। तो हम बड़े खुश हुए। क्या बात है। और उसमें वो मुझे लगा कि वो बहुत बातूनी नहीं थे, ऐसा गलत हो सकता है, 3 घंटे की मेरा परिचय, कुछ बातें छोटे छोटे शब्दों में, वाक्यों में वो कहते थे, चुप भी नहीं रहे, लेकिन पूरे खाने के समय कुछ ना कुछ कहते रहे और बड़े सीधे व्यक्तित्व के धनी लगे मुझे इरफान। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। कम बोलते थे, सुनते ज्यादा थे, और आज हमारे बीच में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं, और लोगों के बोलने के बाद तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो इरफान में ये खूबी थी, और सचमुच में जो लोग इरफान से मिल ली है वो जरूर इस बात को पर गर्व महसूस करेंगे कि वे इरफान से मिले हैं। जी, अच्छा लगता है जी जी आपसे बात करना। नमस्कार, मैं राजकुमारी जैन। मैं छोटी सी 2 बात कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर तो हूँ, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा रही हूँ। फिल्म जगत में भी फ्रस्ट्रेशन और सुसाइड, और एक जो आपने मध्यम वर्ग निम्न वर्ग की बात की है, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जैसे केसेस हमारे पास आते हैं और हम उनको डील करते हैं। ऑनर किलिंग के केसेस, ये एक ऐसा हो गया प्यार मोहब्बत के बाद जाति धर्म को लेकर के ऑनर किलिंग। एक बच्ची आई, उसको प्यार से बुलाया कि नहीं हम स्वीकार करते हैं, और उस लड़के के ऐसा सिर पे मारा कि 32 टाँके आए, और कभी कभी देख रहे हैं कि पानी में दोनों की लाशें तैर रही प्यार करने वालों की। ये क्या समाज, और इस पर आप लिखते होंगे, क्योंकि एक बात मैंने फिल्म जगत के बारे में पूछी, एक बात जानी। नहीं, अब ये सामाजिक टिप्पणी करना तो थोड़ा अभी सही नहीं रहेगा, और ऑनर किलिंग तो कहीं भी सही नहीं मानी जाती है, सही बात नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारी अशिक्षा है या हम अनपढ़ समाज हैं और उस ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और ये तनाव तो हमने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया। जब मेरी शादी हुई थी, प्रेम विवाह था हमारा, और 2 जातियों के बीच में था, तो उसकी वजह से हमें भी ये इन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। हाँ, लेकिन मेरे माता पिता या मेरी पत्नी के माता पिता इतने निशंस नहीं थे कि वे लोग ऐसा हिंसक कुछ ये करें। नाराज़ रहे, दुखी रहे, तनाव में रहे, फिर बाद में सब ठीक हो गया। तो इस तरीके की बात नहीं हो गई। फिल्म वाला सवाल मैं मिस कर गया, क्या था सवाल? हाँ, सुसाइड। मैम, आपने बहुत सही सवाल पकड़ा है, वो सही जगह आपने उंगली रखी है। इस पर तो मैं 1 घंटे 2 घंटे बात कर सकता हूँ, इसलिए कि हम जो मध्य वर्ग के बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं फिल्मों में, आप ज़्यादातर मामलों में देखें कि उनके माता पिता का सहयोग नहीं रहता है या समर्थन नहीं रहता है, उनके आशीर्वाद से नहीं जाते हैं वो। क्योंकि अभी तक उत्तर भारत में, खास करके हिंदी समाज में, माना जाता है कि फिल्मों में जा रहे हैं आप तो एक तो अच्छी बात नहीं है, और कैरियर का भरोसा नहीं है, और निश्चितता बहुत ज़्यादा है। लाखों में कोई 2 आदमी सफल होता है, जो ऊंचाई तक पहुंचता है, कामयाब होता है। हालांकि काम सबको मिलता है, छोटा बड़ा सबको काम मिलता रहता है। जहां जहां ऐसे मामले हुए, चाहे वो सुसाइड हो या भ्रष्ट होने का मतलब एक गलत रास्ते पे चला जाना, ये सारी भी बातें होती रही हैं वहाँ पे, या किसी गलत धंधे में घुस जाना। हाँ, ये सब इसलिए होता है कि उसको पारिवारिक या भावनात्मक संबल नहीं मिला उस प्रतिभा को। मैं सभी को प्रतिभाशाली मानता हूँ, जो सफल हो गए वो तो ज़्यादा मैं लक नहीं मानता, दुर्भाग्य की बात है। वो अपनी मेहनत से, बहुत सारे संयोगों की वजह से ऐसा हो जाता है। और जिनके साथ नहीं हो पाया, आप देखें जो बहुत मशहूर मामला है
सुसाइड का, सुशांत सिंह राजपूत का, उनसे मैं मिला हुआ हूँ, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, उनकी बातें मैंने सुनी है, उनके फ्रस्ट्रेशन की बातें सुनी है मैंने। उनके पास भावनात्मक संबल नहीं था, माता पिता नहीं थे, माता का देहांत हो चुका था, पिता को वो मानते थे कि पिता की वजह से माता का देहांत हुआ है, तो पिता से उनका कोई संबंध नहीं था। बहनोई थे, उनसे बहुत ही स्वार्थ का रिश्ता था। तो ले दे करके एक रिया उनकी लाइफ में थी जिससे थोड़ा इमोशनल उनका कांटेक्ट बना था। और ऐसे में बहुत सारे लोग वहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अलग किस्म की बात होती है जिसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं होती है, और ना हम लिखते हैं ना कोई जानना चाहता है, हम लिखें भी तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या होता है कि जब भी उत्तर भारत से या कोई भी नया उदीयमान कलाकार उभर रहा होता है ना, उस समय मुंबई के कुछ अमीर जादे, कुछ बहके हुए नौजवान इनके संपर्क में आते हैं और इनका लाभ उठाते हुए वे बेहिसाब पैसे खर्च करते हैं इन पर। जो मशहूर हो रहे कलाकार के पास नहीं होता है, वो मशहूर हो जाता है पहली या दूसरी फिल्म से, लेकिन पैसे उसके पास नहीं रहते हैं, तो वो पैसे ये लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ी जिंदगी, एक ऐश की जिंदगी, एक सुख सुविधा की जिंदगी देने के लिए। और ये बहुत नाजुक पल होता है जहाँ पे कलाकार बहकता है। कलाकार, अब अगर आप रात भर नशा करेंगे, शराब पिएं, डांस बार जाएं या जो भी करें, अगले दिन आपके काम पर असर पड़ेगा उसका। आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, अगर आप थके हुए हैं तो आप काम नहीं कर सकते। और ये बहुत सारे कलाकारों के जीवन में हुआ है, जिनको पहले मशहूर हुए, बाद में हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, हम भाई भतीजावाद की बात करते हैं, ये सारी बातें हैं वहाँ पर। लेकिन इसके साथ ये भी तो है ना कि शत्रुघ्न सिन्हा कामयाब हुए थे, मनोज वाजपेयी कामयाब हुए, इरफान खान कामयाब हुए, आज राजकुमार राव कामयाब हुए, राज बब्बर कामयाब हुए। तो ये देखना पड़ेगा कैसे ये कामयाब हुआ, कैसे दूसरे को सुसाइड करना पड़ गया। हमें थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सिर्फ नेपोटिज्म का एक इल्ज़ाम लगा करके या फिल्मों के भाई भतीजावाद के इल्ज़ाम से हम इनके, ये अपराध है, आत्महत्या भी अपराध है, तो इस अपराध को हम माफ़ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, सहानुभूति हम रखते हैं, लेकिन ये बात इतने गलत तरीके से फैला दी गई है, नेपोटिज्म वाली बात ना। नेपोटिज्म किस क्षेत्र में नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में है। आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा डॉक्टर बनता ही बनता है, आप इंजीनियर हैं तो वो भी उसी पेशे में जाए। आपकी एक दुकान है तो उस दुकान को कौन संभालता है? आप वो वैकेंसी तो नहीं निकालते हैं, भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी दुकान के लिए एक आदमी चाहिए, आपका बेटा ही संभालता है उसको। तो ये भी नेपोटिज्म है। तो ऐसा इल्जाम मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसा नहीं हो रहा है। जी जी जी। डॉक्टर्स के बेटे डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, लॉयर्स के बेटे लॉयर नहीं बनना चाह रहे, मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ। जी जी, मेरी बेटियां पत्रकार नहीं बनी, मैं उनकी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर सका। अजय जी नमस्कार। जी जी मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। जी आदरणीय जी। इतना ईमानदार वक्तव्य मैंने बहुत लंबे समय बाद सुना, इसके लिए आपको बधाई। आपके वक्तव्य से बहुत सारे प्रश्न मन में हो रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, मैं सिर्फ 2 छोटे प्रश्न करूंगा जी। एक प्रश्न इरफान को लेकर है और ये काल्पनिक प्रश्न है, मुझे लगता है इसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं जी। प्रश्न ये है कि अगर इरफान को लंबी जिंदगी मिली होती तो हिंदी फिल्मों का जिस तरह का सेटअप है, उस सेटअप में आज से 10 साल बाद वो कहाँ होते, उनकी क्या हैसियत होती। और एक प्रश्न, आपने गॉसिप की चर्चा की, तो ये जो गॉसिप्स हैं क्या सारे पत्रकारों का क्रिएशन होती हैं या फिल्मी सितारे भी उन गॉसिप्स को प्रमोट करते हैं या अपनी तरफ से गॉसिप फीड करते हैं? और एक छोटा सा अनुरोध, मेरी शिकायत ये है कि हिंदी फिल्मी कलाकारों को लेकर इन डेप्थ इंटरव्यूज बहुत कम उपलब्ध हैं। आपने अपने अनुवाद वाली बात की, मैंने लगभग 10 साल एक प्रकाशन के लिए फिल्मी कंटेंट का अनुवाद किया है, बहुत सारे अनुवाद
इंटरव्यूज के थे, और मुझे हर इंटरव्यू को पढ़ते हुए लगता था कि ये इंटरव्यू टेबल पर बैठकर पत्रकार ने ही लिख दिया है, दोनों तरफ सवाल और जवाब। ऐसे में गंभीर इंटरव्यूज की बहुत जरूरत है। इरफान वाला आपका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, मैं उसका मुरीद हूँ, तो आपके खजाने में जो सामान है उसको जल्दी जल्दी निकालिए सर। आखिरी सवाल का सबसे पहले जवाब दूंगा कि एक स्पॉन्सर दिलवा दीजिए मुझे। आपके पाठक आपके स्पॉन्सर हैं? हाँ, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आते हैं और उसके पहले बहुत ज़रूरतें होती हैं। आपने 2-3 सवाल लगातार कर दिए, तो मैं सवाल थोड़ा सा गड्ढमड हो गया है। इरफान कहाँ होते हैं? इरफान एक, आप पहले ही इंटरव्यू में जो मेरी किताब है उसमें पढ़ेंगे आप, जो कि 2003 में है, आज से 20 साल पहले। इरफान कह रहे हैं कि मैं अपने किस्म की फिल्में करना चाहता हूँ जहाँ मैं नायक हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं ऋषि कपूर नहीं हूँ, मैं उनकी तरह पेड़ों के इर्द गिर्द नहीं नाच सकता, लेकिन खुश होकर मैं भी नाच सकता हूँ। और आप देखिए उनके आखिरी दिन हम अफसोस के साथ कह रहे हैं क्योंकि उनका देहांत हो गया, लेकिन जो फिल्में आई, हिंदी मीडियम आई, करीब करीब सिंगल आई, कारवां आई, उसके पहले पीके आई, इस तरीके की फिल्मों में आप देखें कि इरफान जैसी फिल्में करना चाहते थे, जहाँ लीड लेना चाहते थे, वहाँ वो पहुँच चुके थे। और उसके बाद उसका फायदा किसको मिला? राजकुमार को मिला, राजकुमार राव को। उसका फायदा किसको मिला? आयुष्मान खुराना को मिला। हाँ, ऐसे अभी मनोज वाजपेयी को मिला। आप देखें कि पंकज त्रिपाठी को मिला। इन लोगों को वही जमीन मिली है। इरफान रहते तो एक चीज जरूर वे करते, और उन्होंने आजमाया भी था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वे निर्देशन में आना चाहते थे। वे अपनी किस्म की फिल्में बनाना चाहते थे, अपनी कहानियां चुन रहे थे, और कहानियों को लेकर के तो बहुत परेशान थे वो। साहित्यकारों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, उनकी कहानियों के बारे में सोचना, फिर उसके लिए प्रोवाइड करना। लेकिन हिंदी फिल्मों का माहौल ऐसा है जहाँ पे साहित्यिक कृति पर या ऐसी चीज़ों पर फिल्में बनना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो निर्देशक भी 10 साल में निर्देशक पक्के तौर पे बन जाते हैं। निर्माता भी बनने के कगार पर थे वो। मदारी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी खुद, जो उनकी आखिरी फिल्मों में से है, और पत्नी और अपने एक दोस्त के साथ मिल करके वे निर्माण में भी आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी ज़रूरत, और शायद वो रास्ता बताते तमाम हिंदी प्रदेश से आए हुए लड़कों और लड़कियों के लिए कि ये भी एक तरीका हो सकता है फिल्मों में आने का, और ज़रूर मंच और रास्ता दोनों उपलब्ध करवाते वो। तो मुझे लगता है उनके जाने से एक बहुत बड़ी खाई बन गई, एक चीज़ रुक गई जो आगे अभी मजबूत हो पाती उनकी जीती थी। जी। गॉसिप वाली बात मैं अब कितनी बातें गॉसिप की गॉसिप है, मतलब सच्चाई तो होती है उसमें, झूठ नहीं होता है। और जब मैं या आप या कोई तीसरा जो गॉसिप लिखने लगता है ना, उसके पास सप्लाई आता है और नाला बहता है तो वो सप्लाई और फिर लोग एक दूसरे के खिलाफ भी भरते हैं। ये सब तो होता है इंडस्ट्री, जैसे पूरे देश समाज है वैसे ही इंडस्ट्री है। जितने प्रतिशत लोग पूरे समाज में अच्छे हैं, उतने ही प्रतिशत लोग फिल्मों में भी अच्छे हैं, बाकी लोग वैसे ही खराब हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई बिलीव कि कलम की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें ऐसा लगता है कि 5 मिनट और 10 मिनट और, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, और आपके मित्र यहाँ पर बैठे, और जैसे आपने शुरुआत में बोला कि वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो भी जानते हैं जो उनको नहीं जानना चाहिए। तो क्या हम माइक 1 मिनट के लिए राम जी को दे सकते हैं, जो आपसे। नमस्ते, मेरा शहर है, सब लोग दोस्त लोग बैठे हैं, कुछ लोग जानते हैं। मैं इसी मंच पे आ चुका हूँ, तलवार जी ने मेरे से एक बार बात की थी। और अजय जी, मतलब मैं अभी बम्बई रहता हूँ, ज़्यादा क्या, अब तो स्थायी तौर पे हो गया। तो अजय जी हमारे वहाँ गार्जियन की तरह हैं, दोस्त तो हैं ही हैं। और वो जो वामपंथ वाली बात कर रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि इनका और फ़ायदा उठाया जा सकता है, इनकी मनुष्यता का। और
अजय जी से मैंने सीखा, जीवन में बहुत कुछ सीखा, और सिखाने के लिए 2 बेटियों के बाप हैं, और जो स्पेस इन्होंने दिया वो हम लोगों ने कांस्टेंट सीखा। हम गांव से आए हुए लोग थे, हमारे सोचने का तरीका अलग था। यहाँ मैंने अखबार में काम किया बहुत लंबे समय तक, और हम गोवा में सबसे पहले मिले थे, और पहली बार मिलते ही इन्होंने कहा कि चलो कहीं चलते हैं, कुछ बियर पीते और मछली खाते। मैंने कहा ऐसा भी कोई पत्रकार होता है? तो ये हमारी पहली मुलाकात थी, और तब से हम आज तक चल रहे हैं। बहुत डेमोक्रेटिक हैं उस तरह से, और मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो अजय जी जैसे लोग बहुत होने चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूँगा, मतलब कि, और मैं अकेला नहीं हूँ, एक पूरी सीरीज है, एक ऐसे लोगों की सीरीज है बम्बई में जो नॉर्थ इंडिया से जाते हैं और फिल्म लाइन में अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर Z+ मैंने लिखी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म, उसकी एक कड़ी अजय जी भी थे, है ना। मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ काम, उसकी एक कड़ी अजय जी रहे, कहीं से उनकी इंस्पिरेशन रही। मैं अगर दूसरे कुछ कामों में लगा रहता हूँ और दूसरे लोग, तो एक वो हमेशा रहते हैं, कभी चला के आपके लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन वो हमेशा पीछे एक अदृश्य हाथ रहता है, जैसे ईश्वर का रहता है। वामपंथ में ईश्वर नहीं होता, वामपंथ में ईश्वर नहीं होता, लेकिन हैंड ऑफ वो होता है। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर फैज़ा अब्बासी जी का, जो अलीगढ़ से आए हैं, कि वो आकर हमारे तरफ से एक मोमेंटो दे अजय जी को, एक छोटा सा मोमेंटो। ये डोकरा आर्ट्स है और प्रभा खेतान फाउंडेशन का इनिशिएटिव रहता है, एक प्रयास रहता है कि इंटर स्टेट मोमेंटोज हम प्रदान करें। तो ये एक छोटा सा जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। प्रीति मेहता जी जोधपुर से हैं, जैसे मैंने आपको बताया एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर बहुत अच्छी और इस्टेब्लिश्ड है कल्चरल फील्ड, आर्ट फील्ड में। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस वूमन है, थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबकी किताबें वहाँ पीछे हैं, अपनी अपनी किताबें लीजिए और साइन करवाइए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ITC राजपुताना का, श्री सिमेंट्स का जिसकी CSR इनिशिएटिव के तहत ये इवेंट होता है, और वी केयर का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस।